बीए एवं एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, हम आधुनिक हिंदी काव्य को समझने के लिए कुछ साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, विचारधाराएं हैं, जिन्होंने समाज को प्रभावित किया और साहित्य उससे प्रभावित होकर के या साहित्य में वो किस तरह से निरूपित होती है। जिस तरह से मार्क्सवाद राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन लाता है, पूंजीवाद को चुनौती देता है, राजसत्ता को चुनौती देता है और अंततः सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था बदल जाती है और मार्क्सवादी पार्टियां सामने आती है इस बिना पर कि वे समाजवादी शासन करेगी, जनहित में, जन सरोकार में, लोकतंत्र से भी अधिक मूल्यवान साबित हो सकता है। और यही कारण है कि अधिकांश देशों में मार्क्सवाद के सिद्धांत पर शासन किया जाता रहा। इस तरह से इसी श्रृंखला में मनोविश्लेषण को हम आज विशेष तौर से अध्ययन करने वाले हैं कि मनोविश्लेषण और आधुनिक हिंदी कविता का संबंध किस तरह से बनता है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं कुछ काव्य पंक्तियों से। ये मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। भरत से सुत पर भी संदेह, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गेह। जब राम को राम का राज्याभिषेक होता है और भरत उस वक़्त अपने ननिहाल में होता है, ऐसे में कैकई को उसकी दासी उसे बताती है, समझाती है, संदेह पैदा करती है। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे है। राजा दशरथ को भरत पर भी संदेह रहा होगा, जब भी उसे बड़े भाई के राज्याभिषेक पर नहीं बुलाया गया। ये पंक्तियां उस कैकई के मन में उस संदेह का अंकुरण करती है जो राजनीति राजतंत्र में चल रही थी। षड्यंत्र और शक संदेह वह आम बात हुआ करती थी। मंत्रा जो दासी है, वो उसे कुबड़ी भी कहा जाता है, वो कैकई के साथ आई, सो कैकई के हित में बात कह रही है और अंततः वो राम, जिसका राज्याभिषेक होने वाला था, उसे वनवास मिलता है और भरत आकर के कैकई से भला बुरा कहता है। लेकिन वो कैकई जो राम को भी उतना ही चाहती थी या भरत से भी बढ़कर के, तो ये मन किसका, कैकई का, उसमें संदेह पैदा होता है। इस तरह से मनोविश्लेषण एक सिद्धांत बना और ये चिकित्सा शास्त्र में अपना प्रभाव छोड़ता है। लेकिन काव्य में भी इसको हम अंतर्निहित होता हुआ देखते हैं कि किस तरह से, चूंकि सब कुछ मन से ही संचालित है और मन की कितनी तहें परतें होती है, ये देखने को मिलेगी। मनोविश्लेषण यानी मनोविकार, स्नायविक चिकित्सा आदि ऐसे शब्द हमें यहां सुनने को मिलेंगे। मानव मन प्राचीन काल से अध्ययन का विषय रहा है।
यानी भारत में भी ऐसा हम इन साहित्य में पढ़ने को मिलता है। अगर हम वेद उठा करके देखें, उपनिषदों, दर्शन और बौद्ध दर्शन में भी मन का विश्लेषण हुआ है। लेकिन इससे भी अधिक वैज्ञानिक तरीके से यूरोप में काफी अध्ययन किया गया। यूनानियों ने इसमें कई तरह से अध्ययन किया और कई चीजें सामने आती है। अरस्तु द्वारा बहुत पहले युवावस्था और वृद्धावस्था का इसी तरह से मन के धरातल पर अध्ययन किया। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, जिसमें मनोविश्लेषण के निशानात दिखाई देते हैं, और आगे चल करके अनेक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय बन जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अनेक संप्रदाय के बजाय हम एक महत्वपूर्ण संप्रदाय, जिसे हम सिगमंड फ्राइड के नाम से पहचानते हैं, वे बहुत बड़े स्नायुविक रोग विशेषज्ञ हुए और उन्होंने कई ऐसी मानसिक बीमारियों का निदान किया जिनके बारे में पहले भूत प्रेत, हिस्टीरिया आदि बीमारी कह करके अक्सर लोग मंदिरों, देवरों के सीढ़ियां पर मत्था टेका करते थे और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। कोई इलाज नहीं हुआ करता था। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने इस स्नायुविक रोग का निदान मनोविश्लेषण से किया। कहा जाता है कि सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति वो कुछ कह देता है जो सचेत अवस्था में नहीं कह पाता। लेकिन अगर उसे सम्मोहित कर दिया जाए, ये सम्मोहन भी एक विधा है जो मनोवैज्ञानिक धरातल पर आकार लेती है, और इसके तहत कई गलत कार्य भी संभव हो जाते हैं। यहां तक कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति का मर्डर करवा देना, हत्या करवा देना, सम्मोहित करके उससे गलत कार्य करवा लेना। यहां तक कि सम्मोहन का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो रोगी है, उसको सम्मोहित करके उससे वो बात कहलवा देना जो उसके अंतर मन में बैठ गई है, और वो एक मनोरोग की अवस्था में पहुंच गया है। इस तरह से सम्मोहन अपना काम करता है। मनोविश्लेषण का प्रथम दौर का आरंभ फ्राइड के द्वारा होता है, और फ्राइड के दो सहयोगी रहे जिनका नाम चारकट और जेनेट। इन दोनों के साथ मिलकर के फ्राइड चिकित्सा में काम करते हैं और शारीरिक रोगों का निवारण करते हैं सम्मोहन करके। इसी दौरान एक नाम उभर के आया ब्रूयर का। ब्रूयर ने भी इस चिकित्सा में काम किया। एक उदाहरण से हम इस बात को समझाना चाहेंगे। ब्रूयर के पास रोगी आया करते थे। एक 21 वर्षीय युवती जो कई वर्षों से मनोवैज्ञानिक तौर पर रोगिणी थी, वो उनके पास आती है और ये कहती है कि वो बीमार है और वर्षों से उसने पानी नहीं पिया और पानी पीने की उसकी इच्छा भी नहीं होती, और यकायक ये बीमारी किस तरह से घर करती है। और एक दिन वो आ जाता है कि उसे पानी से ही डर लगने लगता है। वो पानी नहीं पीती, नहीं पी पाती, और अंततः वो प्यासी रहती है। रोग बढ़ता जाता है। ब्रूयर इस रोगिणी का इलाज सम्मोहन विधा के तहत करते हैं और सम्मोहित करके उससे वो बात निकलवा लेते हैं
कि जिसे वो किसी से शेयर नहीं करती, किसी को नहीं बतलाती है। एक चिकित्सक ब्रूयर जब उनसे प्रेम से बतियाते हैं और निदान करते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारा रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी, तुम पुनः वैसे ही पानी पीने लग जाओगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, इस तरह से बात करते हुए। और बात यहाँ पहुँचती है कि वो जहाँ काम किया करती थी और जिसकी सेवा में वो काम करती थी, उसके पास एक दिन वो जाती है और देखती है कि वो जिस गिलास से पानी पीती है उसमें किसी अन्य ने पानी पी लिया, किसी जानवर ने यानी बिल्ली ने उससे पानी पी लिया, यानी वो गिलास झूठा हो गया और उस महिला ने भी वो पानी पी चुकी होती है। वो न तो उस महिला से कहती है कि आपने उस झूठे गिलास का पानी पिया है, उससे नहीं कहती, इसके बावजूद उसके मन में यह भय इस तरह से इस कदर बैठता है कि वह न उससे कहती है, लेकिन उसके मन में ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। और पता चला कि वो जिसको देखती है वो पानी पी चुकी थी और आगे भी पीती रहती है। उसे नहीं पता कि उसने उस गिलास का अस्वच्छ पानी पिया है, अशुद्ध पानी पिया है, किसी का झूठा पानी पिया है, उसे नहीं ये पता और वो पीती रहती है। और जिसे पता है, जिसने नहीं पिया है लेकिन पता है, उस पर उस बात का असर इस कदर पड़ता है कि वह अब पानी पीना छोड़ देती है। उसे यह भय हो जाता है कि जिस गिलास से वो पानी पी रही है वो जैसे किसी ने अन्य ने झूठा कर लिया है, या जिस महिला को उस झूठे गिलास से पानी पीते हुए देखा उस पर उसका कोई असर नहीं। और इस युवती पर इस कदर असर हुआ कि वो बीमार हो जाती है और मनोरोगी होकर के पानी पीने से तौबा कर लेती है, पानी नहीं पीती, कमजोर हो जाती है, बीमार हो जाती है। ब्रूयर उसके मन से इस ग्रंथि को बाहर निकालते हैं, तो किसी दवाई के दे करके नहीं, बल्कि बात ही बात में इस बात को बाहर निकालने में वो सफल होते हैं और ये बता देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और ये जो घटना घटी उस दूसरे व्यक्ति के साथ घटी, तुम्हारे साथ नहीं। वो बीमार नहीं है जिसने पानी पिया है, और तुमने पानी पिया नहीं है और तुम बीमार हो गई हो। और यहां तक कि तुम पानी नहीं पी रही हो, वो रोज पानी पी रही है और स्वस्थ है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अभी पानी पियो। और इस तरह से ये घटना किस तरह से रोग का रूप ले लेती है, ये किस कारण से हुआ? मन के कारण। उसने अपने मन में ही इस बात को बिठा लिया और एक बीमारी जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो जाती है मन के कारण। इस तरह से कह सकते हैं कि फ्राइड का प्रासाद, फ्राइड जो मनोविश्लेषण के तहत कई रोगियों का इलाज करता है, उसका ये प्रासाद खड़ा होता है ब्रुयन के इस सिद्धांत पर। यानी ब्रुयन एक तरह से नींव की ईंट का काम करता है। इस तरह से मनोवैज्ञानिक अध्ययन अपना आकार लेता है और इसका एक सिद्धांत है, चेतन, अचेतन और अवचेतन। आप गौर करेंगे जब मनोविज्ञान हम पढ़ेंगे, मनोविज्ञान की प्रारंभिक 3 स्टेज है। अचेतन मस्तिष्क, मस्तिष्क के 3 स्तर बताए हैं। अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। मस्तिष्क का चेतन अंश जहां ऐसा करूं कि वैसा करूं का मन में जब द्वंद्व चलता रहता है, ये व्यापार चलता रहता है, यानी
वो ये निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये द्वंद्व जब आता है तब स्पष्टता नहीं रह जाती और निर्णयहीनता की स्थिति बन जाती है और मन में एक ग्रंथि आकार लेने लगती है और जो चेतन रूप से जो दिखाई दे रहा है वो अर्धचेतन मन में प्रवेश करता है और अचेतन स्थिति में जब वो पहुंच जाता है तब एक बीमारी का रूप ग्रहण कर लेता है। मनुष्य के जीवन में संघर्ष चलता ही रहता है, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। मनुष्य अगर है मनुष्य अगर है और वो कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसे संघर्ष करना ही पड़ेगा। और ये संघर्ष जिंदगी चलता है। जब तक आदमी जीवित है संघर्ष उसे करना ही होगा, संघर्ष से बच करके नहीं रह सकता। इस तरह से मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा, जिसमें चेतन का कुछ हिस्सा और बड़ा हिस्सा अचेतन का होता है, यानी हम जो कुछ चेतना अवस्था में देखते सुनते हैं, जिसका हमें बोध है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम समझ रहे हैं, जिसे सुबह से शाम तक देख रहे हैं, वो चेतन मन है। या जो हम जानते हैं, जितनी परंपरा, जितनी संस्कृति, जितने इतिहास को हम पढ़ चुके हैं, वो हमारे चेतन मन में शामिल है। लेकिन चेतन मन एक छोटा हिस्सा है, अचेतन हिस्सा उसका बहुत बड़ा है। और क्या होता है मां, चेतन और अवचेतन के बीच एक प्रहरी होता है। ये प्रहरी, चेतन से कोई बात अचेतन में जाएगी नहीं जाएगी, ऐसा एक प्रहरी होता है जो बराबर रोकता है। लेकिन वो कब रोकता है, जब वो अवांछनीय विचार जब भी उसे सामने दिखाई देते हैं तो उसे रोक देता है, ब्रेक लगा देता है कि बस यहीं रुक जाओ, अंदर जाना वर्जित है। यानी वो प्रहरी अवांछनीय विचारों की रोकथाम करता है। और वो अवांछनीय जब रुक जाता है और मन के धरातल पर चलता रहता है, रोकथाम का ये व्यापार अज्ञात अवस्था में चला जाता है और इसे हम दमन की स्थिति कहते हैं। वो दमित इच्छाएं धीरे धीरे अवचेतन में चली जाती है। इसे कहेंगे हम ज्ञात जो चीजें हैं जिसे हम जानते हैं उसका उसको प्रतिबंधित करना, निरोध करना। और अज्ञात का जब दमन किया जाता है, और वो दमन ही है जो धीरे धीरे उस चीज को हमारे अवचेतन में जगह देता है। और इसी बात को हम यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं। आधुनिक मनोविश्लेषणवादियों ने बताया है, चेतन संघर्ष के अलावा मनुष्य के अंदर एक और संघर्ष चलता रहता है जिसका उसे पता नहीं होता, जो चेतन से अधिक भयंकर होता है, शक्तियों का शोषक होता है, जो तरह तरह की व्याधियों का जन्मदाता कहलाता है। यानी जो अवचेतन में चली जाती है चीजें, वो क्यों चली जाती है, क्योंकि हम भरसक उसे रोकते हैं और हमारा ध्यान बराबर वहां बना रहता है। वो जिसको दमन करते हैं वो चेतन मन से तो लगता है कि यहां से साफ हो गई है, लेकिन वो अचेतन मन में धीरे धीरे घर कर जाती है और एक रोग का रूप ले लेती है। ये कहती है कि तरह तरह की व्याधियों की जन्मदाता कहलाती है वो दमन की हुई बातें। इस तरह से हम सहज समझ सकते हैं
इस व्याख्यान के तहत आप ये समझ चुके होंगे कि जिसे हम आधुनिक हिंदी कविता में मन के धरातल पर या मनोविश्लेषण का प्रभाव कविता और कवियों पर किस तरह से पड़ा, कवि उसे किस तरह से काव्य में ढालता है, इससे पहले हम मनोविश्लेषणवाद की एक एक पायदान से गुजरते हैं। तो आज हम समझे चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन मन, यानी मन की तीन अवस्था होती है। और फ्राइड ऐसे पहले चिकित्सक थे, स्नायुविक रोग का निदान करने वाले, जिन्होंने चेतन के अलावा मन के दो धरातल की खोज की और पाया कि अर्धचेतन के बाद एक अवचेतन मन होता है जिसका पता हमें नहीं होता। हम चेतन मन को ही समझते हैं। हमें ये इच्छाओं का भंडार कहलाता है। इच्छाएं हैं यहाँ जगती है और कुछ इच्छाएं हम दमन करते हैं। जिसका भी हम दमन करते हैं वो धीरे धीरे रोग का रूप ग्रहण कर लेता है और एक दिन हिस्टीरिया के रोगी के रूप में तब्दील हो जाता है। और हिस्टीरिया अधिकांशतः महिलाओं में पाया जाता है, जिसे भारत में भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि कहते हैं। और यहाँ तक कि ऐसे मंदिर देव देव देवरे बने हुए हैं जहाँ जाकर के झाड़ू पोंछा किया जाता है, भूत भगाने का प्रयास किया जाता है। ये सब होता है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के तहत इसे हम रोग का निदान की पद्धति नहीं कहेंगे। फ्राइड वर्षों पहले इसे अवचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं बता चुके हैं और सम्मोहन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।